बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब ख़ान दीर कोट आज़ाद कश्मीर से हाज़िर है। आज हमने एक यहाँ बैठक सजाई है और बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन के बड़े चर्चे हैं और तकरीबन 30 साल के बाद ये बल्दियाती इंतखाबात आने जा रहे हैं। लोगों की क्या उम्मीदें हैं और क्या इक़्तिदार निचली सतह तक मुंतकिल हो पाएगा, या आज भी जो ऊपर की सतह है हुकूमत और अपोजिशन के लिए ये कहा जाता है कि वो गठजोड़ करके इन इलेक्शन को मज़ीद डिले करना चाहती है। इस पे लोगों की क्या राय है, लोग क्या सोच रखते हैं इस इलेक्शन के हवाले से हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मेहमान हैं हमारे खावर कयूम एडवोकेट जो साबिक उम्मीदवार असम्बली भी हैं। खावर साहब आपको खुशामदीद। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राजा नैयर अशरफ साहब, आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राजा शाहबाज साहब जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से है। और इस तरफ अगर मैं तारफ़ करवाऊँ तो राजा मज़हर एडवोकेट जो बार एसोसिएशन दीर कोट के सेक्रेटरी जनरल हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुज़फ़्फ़र अयाद साहब जो समाजी कारकुन हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़ोएब ख़ान, ये भी समाजी वर्कर हैं। आप सबको खुशामदीद। और आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि क्या कहते हैं कि जो उम्मीदें लगी हैं नौजवानों को, आम लोगों को, कि 30 साल बाद ये बल्दियाती इंतखाबात आने जा रहे हैं, इक़्तिदार निचली सतह पे मुंतकिल होगा, आप लोग क्या सोच रखते हैं? आज़ाद कश्मीर में जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं ये 30 साल के बाद, और यहाँ के जो सियासी कारकुन हैं उनके क्या जज्बात हैं, तो यकीनन जो है वो सियासी कारकुन जो 30 साल तक जिनको जो है वो जिनका दरवाज़ा जो है वो बंद किया रखा है, जो है अवान इक़्तिदार में जो बैठे हुए MLAs वगैरह थे या हुकूमतों ने, तो ये 30 साल के बाद एक दरवाज़ा खुलने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि सियासी कारकुनों में बहुत जोश व खरोश है, और हर पार्टी का जो सियासी वर्कर है वो ये चाह रहा है कि उनके लिए जो दरवाजे जो अवान इक़्तिदार को निचली सतह पे जो है वो इख्तियारात की मुंतकली उन तक पहुंचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत भी है, चूँकि आप पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आप देखें कि जो सियासी बेरा रवि है, और मैं समझता हूँ कि ये सियासी कारकुनों को प्रोमोट ना होने की वजह से जो नर्सरी जो बेसिक जो जमहूरियत की नर्सरी है वो उसी को ब्लॉक किया गया। तो आगे जो दरख्त जो परवान चढ़े हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो एक सियासी कारकुनों की जो है वो नर्सरी ना होने की वजह से ऐसे लोग आगे आए हैं कि जिनका सियासत से या सियासी वर्क से कोई ताल्लुक नहीं। अब हम जो सियासी जमातों का और हमारा भी मौक़िफ़ ये है कि मौजूदा जो आबादी है या वोटर्स हैं उस निस्बत से यादबंदियाँ की जाएँ, वार्ड्स बनाई जाएँ, यूनियन काउंसिल बनाई जाएँ। 2017 और 2022 में 5 साल का गैप है। और फिर यहाँ बेशुमार मसाइल ऐसे भी हुए कि जो वार्ड की सतह में, जिस वार्ड में 2200 वोट है, वहाँ की आबादी उन्होंने जो है वो 1300 शो की है। आबादी 1300 और वोटर जो है वो 2200। इसके अलावा बाद टाउन कमेटी आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसी हैं, मसलन एक टाउन कमेटी में 2 वार्ड्स हैं। अब उन 2 वार्ड से जो इलेक्ट होंगे तो वो अपने चेयरमैन के लिए जब कागजात नामजदगी दाखिल करवाएंगे तो वो उन्हीं जो लोकल के जीते हुए उम्मीदवार हैं उन्हीं में से जो है वो तायद की निंदा और तजवीज़ की निंदा वो करेंगे। अब मुझे ये बताएं कि जिस टाउन कमेटी में 2 जो है वो मेंबर होंगे तो उनका आपस में मुकाबला होगा, तो उनके लिए तायद की निंदा और तजवीज़ की निंदा किधर से आएगा? ये कौन सा फार्मूला है कि उनके लिए जो वह तायद की निंदा और तजवीज़ की निंदा? इसलिए ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन हर सूरत में होने चाहिए। नैयर साहब, आप कितना मुतफिक हैं और आपको कितनी खुशी मिल रही है, आपको कितनी उम्मीदें थी इस बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, और क्या आप समझते हैं कि ये हो पाएंगे? बेसिकली बल्दियाती इंतखाबात का मकसद यही है कि हम लोग जो है वो ग्रास रूट लेवल से अपनी लीडरशिप को डेवलप करें। जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर हमने बैन लगा दिया, उसके बाद आप फिर देखें कितना एक गैप पैदा हो गया और फिर एक रवायती सियासत को हमने फ़रोग़ दिया। इस हवाले से बिल्कुल मैं खावर साहब की बात से मुतफिक हूँ कि जो रिफॉर्म्स हैं इलेक्शन के हवाले से वो ज़रूर होनी चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात का होना नागज़ीर है। इसमें ही ग्रास रूट लेवल से ऊपर लीडरशिप हमारी ऊपर आएगी जो लोगों के बेसिक मसाइल को, बेसिक नीड को असेस करेगी और उसके मुताबिक जो है वो हमारी यहाँ डेवलपमेंट भी होगी और
ذہنی اور فکری ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، نظریاتی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. اس حوالے سے بالکل بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے. اور ہم حکومت سے سپریم کورٹ کا جس طرح انہوں نے سٹانس لیا ہے، تو سپریم کورٹ سے ہم یہ استدعا بھی کرتے ہیں کہ جو ریفارمز کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، تو جو اسمبلی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے، لیجسلیشن کریں، وہ چیزوں کو دیکھیں اور ریفارمز کر کے اس الیکشن میں جایا جائے تاکہ ایک بہترین جمہوری اور روایتی عمل کو ہم فروغ دے سکیں. شہباز بھائی، آپ کیا کہتے ہیں کہ جو صورتحال ہے الیکشن کمیشن کی نااہلی ہے یا وہ جو نقص ہیں وہ دور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور آپ کی اپیل کیا ہوگی؟ بلدیاتی الیکشن یہ آزاد کشمیر کی ریاست کے ہر مرد و زن کا اور ہر فرد کا مطالبہ ہے اور ہر فرد کی ضرورت بھی ہے. اور اس میں ہم عدالت عالیہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو فوکس کیا اور اس سٹیج تک اس کو لے کے آئے کہ ہر حال میں الیکشن کا انعقاد ہو. جمہوریت کی روح بھی یہی ہے اور پارلیمانی نظام کی بقا بھی اسی میں ہے کہ لوگوں کی حکومت لوگوں کے لیے ہونی چاہیے. تو اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے. میں آپ کو یہاں کی مثال دوں کہ نہ صرف وارڈز کی جو حد بندی ہوئی ہے اس میں، بلکہ فرشتے مرتب کرتے ہوئے ایک ہی فیملی کے افراد کو جو ہے وہ بعض جگہ اس طرح ہے کہ میاں کی ووٹ ایک وارڈ میں ہے اور اس کی بیوی کی ووٹ دوسری وارڈ میں ہے. اس کے جو والدین ہیں ان کی وارڈ ایک وارڈ میں ہے ووٹ اور ان کے بچوں کی دوسری وارڈ میں ہے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر لوگ غور کریں، ادارے دیکھیں کہ اگر ہم نے حقیقی جمہوری عمل کو کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے تو ہمیں وہ بیس لائن اچھے طریقے سے تیار کرنی چاہیے کہ جس بیس لائن کے ذریعے ایک بات تو یہ کہ لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کس وارڈ میں کس پولنگ اسٹیشن کے اوپر جس شخص نے ووٹ دینا ہے وہ اپنی مرضی سے دے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بلدیاتی نمائندے انتخاب کے بعد سامنے آئیں گے، ہماری گزارش یہ ہے آپ کی وساطت سے کہ بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات کے حوالے سے اور جو نظام واضح کیا جائے کہ کس نظام کے تحت آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں. آج تک کسی نمائندے کو الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی لکھا پڑا، ہم چونکہ پچھلے نظام کی بات کرتے ہیں کہ یہ 30-32 سال کے بعد ہمیں یہ موقع مل رہا ہے، تو میری گزارش یہ ہوگی کہ قومی میڈیا چینل کے ذریعے خواہ وہ حکومت آزاد کشمیر ہو اور حکومت پاکستان سے بھی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ حکومت آزاد کشمیر کو اس بات کے اوپر اسٹرینتھن کریں کہ وہ لوگوں کو یہ اختیارات نچلے درجے تک منتقل کرنے میں جو ہے وہ اپنی معاونت شامل کریں اور اس ایسے نظام کو واضح کریں کہ جس طرح پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں تو کسی حد تک لوگوں کو اس کے فوائد بھی ملے ہیں. جی رایا مازن صاحب، یہ تو پھر الیکشن کمیشن کا فیلئر ہے، ان کو دیکھنا چاہیے. اور پھر جن لوگوں نے یہ غلطیاں کی ہیں کہ میاں کا ووٹ کسی اور وارڈ میں، بیوی کا ووٹ کسی اور وارڈ میں، تو ان کے خلاف تو سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. بلدیاتی الیکشن ہے، مختلف ٹاؤن کمیٹیز کی جو وارڈز ہیں ان میں جو نقائص ہیں اور جو یونین کونسل کے نقائص ہیں، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کی نااہلی ہے اور اس میں جو ادارے بھی جو اس میں انوالو ہیں ان کو اپنی نااہلی دور کرنی چاہیے. اور ہماری جو وکلا تنظیمیں ہیں آزاد کشمیر بار کی، ان کا بھی موقف یہی ہے کہ آزاد کشمیر بھر میں بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے اور ہماری بار کونسل کا بھی یہی موقف ہے. تو ہم یہ حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے ٹائم فریم دیا ہوا ہے اس کے دوران یہ الیکشن کمیشن تمام نقائص دور کر کے بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں. مظفر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنا ضروری ہیں بلدیاتی انتخاب؟ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو نچلی سطح پہ اقتدار کی منتقلی ضروری ہے اور جو مسئلے مسائل ہیں، جس طرح ہم یہاں اس ریسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر نچلی سطح پہ اقتدار آئے گا تو ان علاقوں میں ڈیولپمنٹ کا عمل جو ہے تیز ہوگا. بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہونے چاہیے، اس لیے کہ یہ اختیارات جو ہے نچلی سطح تک منتقل ہونے سے جو گاؤں محلے گلی محلے کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ان کو حل کرنے میں بہت آسانی ہوگی. 3 ماہ کا جو انہوں نے آگے وقت دیا ہے بلدیاتی الیکشن کا، اس پہ بھی فوری ممکن اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن ہو جائیں گے. زہیب، آپ کیا کہتے ہیں کہ نوجوان کتنا پر امید ہیں کہ اس نظام سے نوجوان زیادہ امپاور ہو سکتے ہیں؟ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سپریم کورٹ کو کہ جو انتہائی اہم ایشو پہ انہوں نے جو سمجھ لیں کہ ہمارے ترقیاتی انفراسٹرکچر ہے اس کی بھی بنیادی اکائی ہے
और जमहूरियत की भी बुनियादी इकाई है, और ये इलेक्शन हर सूरत में होने चाहिए। मसले मसाइल आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान बनने के बाद भी आज तक कोई ना कोई महकमा, कोई ऐसा महकमा नहीं है कि जिसमें दरपेश ना हो जाए या 100% काम कर रहा हो। एक सुप्रीम कोर्ट है, उससे हमारी तवक्को है कि वो इस फैसले पे अपना आमद कराएगी, और मैं बजाते खुद बेहतरीन तैयारी कर रहा हूँ इलेक्शन की। मैं इलेक्शन में वार्ड कौंसिल का उम्मीदवार हूँ और बहुत पुरजोश हूँ कि हमें इस जिस माशरे में रहते थे, इस माशरे में हमें भी अपने राइट्स हुकूक मिलेंगे, जिसके लिए ये हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि ये नौजवान हमारे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानिंद है, और नौजवानों को इस सेटअप में बढ़ चढ़ के आगे भी आना चाहिए, और नौजवान बहुत पुरुमीद हैं। मेरे वार्ड के जो नौजवान हैं उन्होंने ये मुश्तरका तौर पे मुझे नामजद किया हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए, हर लिहाज से होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त भी करूँगा कि आपने जिस तरह पहले इस पे पहरा दिया, आइंदा भी इस पे पहरा दे, और ये इलेक्शन का अमल, क्योंकि इदारों से और ये सियासी लीडरशिप से हमारी तवक्कुआत कोई वाबस्ता नहीं है। एक वाहिद सुप्रीम कोर्ट का ये इदारा है जिससे हमारी तवक्कुआत वाबस्ता है, क्योंकि हम सियासी वर्कर होने के नाते मैं पॉलिटिक्स में मुस्लिम लीग नून के अपने लीडरान का सपोर्टर भी हूँ। आप क्या कहेंगे कि अंजुमन ताजरान के जो लोग हैं वो क्या सोच रखते हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से? बल्दियाती इलेक्शन मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी हैं और ये हो जाने चाहिए, इसलिए कि आजकल जितनी भी सियासी जमातें हैं उन सब के वार्ड की सतह तक तंजीमें हैं, और बल्दियाती इलेक्शन होने से ग्रास रूट लेवल तक ये चला जाएगा इक़्तिदार, जिसे शायद कुछ लोग नापसंद भी करते हैं कि नीचे से इक़्तिदार नीचे आए और नीचे से ऊपर जाए, वसाइल की भी तकसीम होती है इससे। तो मैं कम वक्त में यही गुजारिश करूंगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया है या उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है उस पर अमल दरामद हो जाना चाहिए, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी ये करना चाहे तो इसमें कोई देर नहीं होती। अब हमारे यहाँ स्कूल टीचर हैं, पहले भी मैंने देखा कि जनरल इलेक्शन के लिए भी स्कूल टीचर को हायर करके गवर्नमेंट उनसे वोटर लिस्टें वगैरह ठीक करवाते थे। 3 महीने बहुत बड़ा टाइम है, अगर हम काम कोई करना चाहें तो मेरे ख्याल में ये 15-20 दिन का 25 दिन का काम है हार्डली, तो ये हो जाना चाहिए। जी नाज़रीन, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आप प्रोग्राम देख रहे हैं और आज़ाद कश्मीर भर में यही सूरत हाल है, यही वो जज्बे हैं, और लोग पुरुमीद हैं कि अल्लाह करे कि बल्दियाती इंतखाबात हों, निचली सतह पे इक़्तिदार मुंतकिल हो। इनसे दीर कोट की खूबसूरती के हवाले से और आज़ाद कश्मीर में लोकल सतह पे जब इख्तियारात आएंगे, बेरोज़गारी का एक अंसर यहाँ पाया जाता है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, टूरिज़म कितना ज़रूरी है, इस पे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे कि टूरिज़म पे कितना फोकस किया जाए तो आप समझते हैं कि बेरोज़गारी का जो अंसर है वो कम हो सकता है, नौजवानों को रोज़गार के मौके मिल सकते हैं? जी राशिद साहब, बड़ी इम्पॉर्टेंट आपने बात की है। आज़ाद कश्मीर कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। आज़ाद कश्मीर के मोस्टली लोग बैरून मुल्क हैं या फिर छोटा जो उनका कारोबार होते हैं, किसी की दुकान है, किसी का जो बेकरी है। और अगर टूरिज़म एक हमारे पास एक ऐसा हथियार है इस आज़ाद कश्मीर के अंदर कि जिसमें 80% जो हमारी बेरोज़गारी है वो यहाँ से ख़त्म हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती है हुकूमतों की कि इतनी खूबसूरत जगह तकरीबन आज़ाद कश्मीर में हर हल्के के अंदर मौजूद हैं कि जहाँ बैरूनी मुल्क से भी जो है वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके सामने है, यहाँ को सहूलियात हुकूमतों की तरफ से नहीं दी गई हैं। ये आपके सामने ये सरकारी रेस्ट हाउस है, अभी ये रेस्ट हाउस कितनी खूबसूरत जगह पे है, लेकिन हुकूमत की सतह पे इन पे एक जो है वो जब बना उसके बाद एक कील भी जो है वो इस जो है वो नहीं लगाई गई। नहीं सब हुकूमत कोई भी हो इस सतह पे शायद इतना काम करना वो ना भी चाहे और वसाइल भी इतने नहीं होते। कितना ज़रूरी है कि पब्लिक पार्टनरशिप की जाए और पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए तो इन जगहों में मज़ीद निखार लाया जाए। टूरिज़म के एतबार से अभी तक हम अभी तक कोई प्लानिंग हुकूमत की सतह से हुई नहीं है, न कर सकें, ये बदकिस्मती रही है। और अगर प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर ये लोगों को इन्वॉल्व किया जाए और इनमें शऊर डेवलप किया जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ताकि हम अपने इलाके को डेवलप कर सकें। इसमें बिल्कुल ये
बिल्कुल इसमें ये कोई दो राय नहीं है कि ये हमारा इतना खूबसूरत तरीन मुल्क है, रियासत है, और इसमें हम आज तक टूरिज़म के एतबार से हम कोई उस तरह का काम नहीं कर सकें। अलबत्ता प्राइवेट इस तरह पार्टनरशिप के हवाले से अगर हम काम करें तो ये सबसे बेस्ट है। इसमें हम लोगों को भी शऊर दें, आप भी दें, और अपने इलाके को रोशनास भी करवाएं बाकी दीगर जगहों में, ताकि लोग यहाँ आएँ, देखें, हमारी जगहों को देखें। तो इसमें हम ये बिल्कुल हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। शहबाज साहब, आप कितना मुतफिक हैं कि मनसूबा बंदी की ज़रूरत है आज़ाद कश्मीर में, और एक थिंक टैंक बनाने की भी ज़रूरत है जो इस पे वर्किंग करे कि टूरिज़म के फ़रोग के लिए जो बैरून मुल्क कश्मीरी हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको इस तरफ लाया जाए ताकि आज़ाद कश्मीर में डेवलपमेंट के मंसूबे शुरू हो सकें, टूरिज़म के मंसूबे शुरू हो सकें। आज़ाद कश्मीर जो है इसके हवाले से, बल्कि रियासत कश्मीर के हवाले से कहा जाता है कि यारान जहाँ ये कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर की पूरी रियासत और बिलखुसूस ये जो पुंछ डिवीज़न है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो टूरिज़म के हवाले से बेतहाशा पोटेंशियल मौजूद है। और माजी में अगर हम थोड़ा सा इस पे जाएं तो मेरे ख्याल से हमारा उसी बात पे दोबारा हमें आना पड़ता है कि हमारे इदारों का ये फेलियर रहा है कि हम उस तरह से टूरिस्ट को यहाँ पे एक्सेस नहीं दे सके। ठीक है। और हमारा जो नेचुरल ब्यूटी है इस सरजमीन की, यहाँ पे आप ये देखें कि दरख्त हैं, यहाँ पे सब्ज़ा है, यहाँ पे आबशारें हैं, और एज़ कम्पेयर टू मरी, यानी आप ये देखें कि एक अच्छा टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से मरी में आप ये देखें कि कितना टूरिस्ट वहाँ पे आता है। लेकिन अब वहाँ पे और यहाँ पे अगर आप मुआजना करें तो आपको वाज़े फ़र्क ये नज़र आएगा कि वहाँ पे फैसिलिटेशन है और यहाँ पे लैक ऑफ फैसिलिटेशन है। तो आपकी वसातत से हमारे ये दिल की आवाज़ है और हम ये इस रियासत को फलता फूलता देखना चाहते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश है कि जो अल्लाह ताला ने हमें ये मनाजर दिए हैं, ये पूरी दुनिया में, चूँकि आप भी मीडिया से वाबस्ता हैं, आप ये देखते होंगे कि स्विट्ज़रलैंड के हवाले से अगर आप देखें या मिडल ईस्ट के हवाले से अगर आप देखें, हमारा भी कभी आने जाने का इत्फाक होता है, तो उन छोटी रियासतों ने अपने आप को डेवलप करने के लिए और दुनिया के साथ वो तरक्की की दौड़ में शामिल होने के लिए उन छोटी रियासतों ने इस टूरिज़म को तरजीह दी। यानी आप दुबई की मिसाल ले लें या आप बाकी जो मिडल ईस्ट की रियासतें हैं, तो वहाँ पे न सिर्फ हम ये कहें जी कि पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर में टूरिस्ट आ रहा है, बल्कि उन रियासतों ने कम वक्त में अपने अहदाफ जो है वो मुकम्मल किए, और पूरी दुनिया का जो टूरिस्ट है वो वहाँ आने को तरजीह देता है, और पूरी दुनिया का जो बिजनेसमैन है वो वहाँ आके अपने आप को कंफर्ट फील करता है। तो मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर पूरी उम्मीद हूँ कि अगर हमारी हुकूमत, और जिस तरह आपने एक तजवीज़ दी कि पब्लिक पार्टनरशिप जो है, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को तरजीह बुनियादों पर वह जो किया जाए, तो इसमें लोगों की दिलचस्पी पहले से मौजूद है। और कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसको अगर पाया तकमील पहुँचाना हो तो मेरे ख्याल से उसमें अगर लोगों की दिलचस्पी शामिल हो तो उसको कोई दुनिया की ताकत नाकाम नहीं कर सकती। तो दीरकोट के हवाले से चूँकि मैरी से इतना ज़्यादा इसमें डिस्टेंस भी नहीं है, जो हमारे पास एसेट्स मौजूद हैं, पोटेंशियल मौजूद है, इसको अगर बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, यहाँ पे छोटे छोटे पार्क बन जाएं, कैफेटेरियाज बन जाएं, फिर आप ये देखें कि पहले हमारे लिए रोड्स का इशू था, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अच्छी हालत में रोड्स हमारे पास मौजूद हैं, पानी की सहूलत भी यहाँ पे मौजूद है। तो लोग, ये छोटी सी मिसाल आपको दूंगा MTBC के हवाले से, बड़ा अच्छा एक ट्रेंड उन्होंने डेवलप किया है, और उन्होंने पुरानी इमारतों को रेनोवेट करके यहाँ पे लोगों के लिए एक सहूलत में असर किया है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे फॉरनर्स भी जो है टूरिस्ट वो यहाँ पे आने को तरजीह दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला लोगों का तावन जो है वो हमा वक्त मौजूद है, और यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि इस इलाके को डेवलप किया जाए। और इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि यहाँ की जो बेरोज़गारी है, लोगों के पास काम काज नहीं है, खेती बाड़ी के किसी दौर में लोग किया करते थे, अब वो अपॉर्चुनिटी भी तकरीबन महदूद हो चुकी है। तो हम ये समझते हैं कि अगर टूरिज़म को प्रमोट किया जाए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है उनको रोज़गार भी मिल सकता है और तामीर और तरक्की का अमल भी आगे बढ़ाया जा सकता है। साहब, आप क्या तजवीज़ देंगे हुकूमत को कि तरक्की का कोई मॉडल तो अपनाना होगा आज़ाद कश्मीर में, और टूरिज़म पे काम किया जाए तो यकीनन आज़ाद कश्मीर ना सिर्फ तरक्की याफ्ता हो सकता है, बल्कि यहाँ तो रोज़गार के मज़ीद
मौके मिल सकते हैं और बेरोज़गारी कम हो सकती है। एक ही चीज़ रह जाती है, टूरिज़्म। टूरिज़्म में आप सब देख लें कि मैं अगर अपनी सब डिवीज़न की बात करूं, तहसील दीरकोट की, तो यहाँ से आप 4-5 किलोमीटर इस तरफ चले जाएँ, ढन्ना के चिली इस साइड बहुत खूबसूरत जगह है। इस तरफ नीला अपने दीरकोट से आप ऊपर चले जाएँ, रिंगोली साइड पे इधर रंगला रिंगोली हंस चौकी होते हुए आप मल्लोड से जाके नीचे उतरें, तो बहुत सारे टूरिज़्म पॉइंट हम डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए हुकूमत को मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा मेहनत भी शायद नहीं करनी पड़ेगी, सिवाय इसके कि ये हमें अच्छी रोड्स दे दें, हर जगह अप्रोच के लिए रोड अच्छी दे दें। पिछले कोई 7-8 साल पहले यहाँ बाग से आप ऊपर जाएं तो एक जगह है, क्या कहते हैं, गंगा चोटी। मैं भी गया हूँ 1-2 दफ़ा वहाँ, तो हालांकि वहाँ कुछ भी नहीं है, डेवलपमेंट के हिसाब से आप देख लें वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ अप्रोचेबल रोड है। और उस रोड की वजह से आप आज भी चले जाएं तो आप देखेंगे गंगा चोटी पे इंतहाई रश है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और दीरकोट का ये खूबसूरत इलाका और ये खूबसूरत लोग हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा करते हैं कि इक़्तिदार निचली सतह पे मुंतकिल करें और बल्दियाती इंतखाबात में रोड़े ना अटकाएँ। जब बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो इक़्तिदार जब निचली सतह पे आएगा तो यकीनन ये इलाके मज़ीद तरक्की करेंगे। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीरकोट आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।